Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lecture, we have completed unit number 2 structure of atom. Now, today we will going to start our new unit number 3 classification of element and periodicity in properties. So, अगर हम उससे पहले यूनिट स्टार्ट करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट डू मीन बाय द periodicity इन प्रॉपर्टीज़. सो क्लासीफाई करना मतलब क्या होता है, चीज़ों को जो है वो डिवाइड करना, मतलब उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे. क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, डिवीज़न. डिवीज़न किसके भी आप पे, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर, यानी कि जो ऐसे आपके जो है कोई भी चीज़ होगी जिनकी जो करेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी. अगर किसी चीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिमिलर हैं, तो आप उनको क्या करते हो, एक कैटेगरी में क्या करते हो, पुट करते हो. तो दैट इज़ द क्लासिफिकेशन. और जो डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो पुट करते हो. दैट इज़ द क्लासिफिकेशन. नाउ आवर नेक्स्ट इज periodicity. periodicity का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनका रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करना, रिपीट होना. तो periodicity का मतलब है रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एट ए रेगुलर इंटरवल. की जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी क्या हो रही हैं, रिपीट. आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी क्या हो रही है, रिपीट. जैसे कि आपका पीरियोडिक मोशन होता है, और उस पीरियोडिक मोशन में आपका क्या होता है कि जो पेंडुलम होता है वो लाइक पहले इधर जाता है फिर इस तरफ जाता है, तो इस तरह से वो क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है. तो periodicity इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, periodicity इन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. अभी आप सभी ने एक टेबल होता है केमिस्ट्री के अंदर जो हम कहते हैं कि हार्ट ऑफ केमिस्ट्री एक तरीके से, दैट इज़ अ पीरियोडिक टेबल. आप सभी ने जो है लास्ट ईयर जो है 10th क्लास में आपके पास ये चैप्टर था, वहाँ पे आप सभी ने जो है पीरियोडिक टेबल बहुत डिटेल में किया हुआ था. तो पीरियोडिक टेबल में आपके क्या है, 118 एलिमेंट्स हैं. पीरियोडिक टेबल में आपके कितने हैं, 118 एलिमेंट्स जो है एट प्रेजेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में आपके डिस्कवर हो चुके हैं. तो पीरियोडिक टेबल में उन्हीं एलिमेंट्स को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल, की एक्चुअल में जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो है क्या है, तो आप कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जो एट प्रेजेंट आपके जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनको क्या करता है, क्लासीफाई करता है, ग्रुपिंग करता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. तो पीरियोडिक टेबल क्या है, इट इज़ ए टेबल. आपका जो पीरियोडिक टेबल है, इट इज़ अ टेबल, ये एक ऐसा टेबल है विच क्लासीफाई, जिसके अंदर, क्लासीफाई का मतलब क्या करना होता है, डिवाइड करना. विच क्लासीफाई ऑल नोन एलिमेंट, नोन का मतलब जितने एलिमेंट आपके जाने जाते हैं उन एलिमेंट को क्या करना है, क्लासीफाई करना है. कैसे क्लासीफाई करना है, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग मतलब उनको किस तरह से आप क्लासीफाई करोगे, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज़, इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज़, कि उनकी जो आपकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं. तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है. सिमिलर का मतलब एक जैसा, तो उनको उसने क्या किया है, सेम ग्रुप्स में रखा हुआ है. अब प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्या होते हैं, ऐसे आपके वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं इस तरह से अप टू डाउन. इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है, ग्रुप बोला गया है. एंड ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया है, पीरियड्स. दैट हॉरिजॉन्टल रोज इज नोन एज द पीरियड्स. तो जो आपके ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, सिमिलर हैं, उनको सेम ग्रुप में रखा है, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है, उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा है. तो ये आपका प्रोडक्ट टेबल है. जो प्रोडक्ट टेबल क्या करता है कि जितने भी आपके नोन 118 एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो क्लासीफाई करता है. वैसे आपको पता है कि टोटल एलिमेंट 118 है. उस 118 एलिमेंट्स में जो 92 एलिमेंट्स हैं बेटे, दीज 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड अदर वाज सिंथेसाइज इन द लैब. आइदर कुछ और प्रोसीजर उनका वहाँ पे होता होगा. नाउ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या है कि एट प्रेजेंट आपके पास जो प्रोडक्ट टेबल का एक फॉर्म है वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था. उसमें बहुत तरीके से उसको क्लासीफाई किया गया, बहुत तरीके से अरेंजमेंट की गई और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, जिसकी वजह से आज आपके सामने मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल जो है वो प्रेजेंट है. सो क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में, मतलब बहुत तरीके से स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को जो है वो क्लासीफाई करने के बारे में बोला गया है. बट यहाँ पे हम सिर्फ
वही चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बिकॉज साइंस में हिस्ट्री का इतना कुछ नहीं होता है, बट फिर भी जिनका थोड़ा सा क्या है कुछ इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले डोवर्नियस ट्रायड है। डोवर्नियस ट्रायड्स में जो डोवर्नियस थे वो एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने 1817 में इस चीज़ की क्लासिफिकेशन की। उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम के आपके जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, तो उसमें जो एलिमेंट्स क्या थे, सिमिलर थे, उनमें थ्री थ्री का क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। उन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स लिए और 3 एलिमेंट्स का क्या बनाया, आपका ग्रुप बना लिया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। और उस ग्रुप में उन्होंने क्या किया, जब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, फॉर एग्जांपल जैसे कि उन्होंने क्या बनाया, आयरन, कोबाल्ट और निकल। सिमिलरली उन्होंने एक और बनाया लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के उन्होंने क्या किया, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनका 3-3 का, इस तरह से ट्रायड का मतलब 3 का ग्रुप बनाया। उन्होंने बोला फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट होता है, अगर आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो है अर्थमेटिक जो है वो एवरेज निकालते हो, मीन निकालते हो, तो वो जो ये सेंटर वाला एलिमेंट है, थर्ड वाला, इसके एटॉमिक वेट के अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मीन निकालना है आपने किसका, फर्स्ट और लास्ट का। तो इसमें जैसे कि आपका क्या हुआ कि इसमें बोला गया कि जो आपका आयरन है वो 55.85 है एंड जो आपका निकल है वो 58.71 एटॉमिक बेस है। तो इनका जो मीन निकाला तो इसका कितना आता है आपका 58.93। लाइक उसने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली सेम होगा, उसने ये बोला कि नियरली सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जो लिथियम है, लिथियम का 7 होता है एंड पोटेशियम का क्या होता है 39। तो जब इन दोनों का एवरेज निकाला तो वो सोडियम के एटॉमिक वेट के इक्वल है 23। इसको आप करके भी देख सकते हो। मीन कैसे निकालते हैं, 7 + 39 को ऐड करेंगे और जितने नंबर होते हैं उतने डिजिट से इसको क्या कर देते हैं, आप डिवाइड कर देते हो। तो लाइक जब आप इसको करोगे तो 9 and 7 16 एंड ये 46 डिवाइड बाई 2 और इसको करोगे तो आपका क्या आ जाता है 23। तो ये डोवर्नियर का ट्रायड था कि उन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे, सिमिलर एलिमेंट्स थे, उनको एक ग्रुप में रखा था और उन्होंने देखा था कि जब आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट होते हैं उनका जो एवरेज निकालते हो तो वो जो मिडिल एलिमेंट्स होता है उसके एटॉमिक वेट के अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ क्या बोला था, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। बट ये जो आपका डोवर्नियर ट्रायड वाला था, ये डोवर्नियर ट्रायड वाला केवल कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स पे ही अप्लाई हुआ, सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हुआ। दैट्स वाई ये वाला जो क्लासिफिकेशन थी ये फेल होगी। उसके बाद हमारे पास एक नई क्लासिफिकेशन आई, दैट इज़ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो न्यूलैंड ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, उस टाइम के जितने भी आपके नॉन एलिमेंट्स थे, ये जो लाइट एलिमेंट्स थे, लाइट एलिमेंट का मतलब जो स्टार्टिंग में थे आपके, उसको इस तरीके से अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। यानी कि न्यूलैंड ने भी जो अपने एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स थे, उनको कैसे किया था अरेंज, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के जैसे इंक्रीज होता है वैसे अरेंज किया था प्रॉपर्टीज़ को। तो उसने क्या देखा कि 7th एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं फर्स्ट वन के जैसे। जैसे कि म्यूज़िकल स्केल में जो 7 आपके सुर होते हैं, 7वें के बाद जो 8वां आता है वो पहला क्या होता है, सिमिलर होता है। तो जैसे इसने अरेंज किया था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद आपका क्या था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो अगर आप इसको देखो, इसको 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इस तरीके से कि हमने लिथियम से जो है स्टार्ट किया, हमने 7th एलिमेंट तक गए और 7th एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आया उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सिमिलर थी। एज लाइक म्यूज़िकल स्केल, जैसे आप कहते हो ना कि आपका जो म्यूज़िकल स्केल होता है, चाहे वो आप इंग्लिश वाला ले लो चाहे वो आप हिंदी वाला ले लो। लाइक आपने हिंदी वाला पढ़ा होगा तो हम कहते हैं सा रे गा मा प ध नी, नी के बाद आप फिर से सा बोल देते हो, है ना।
जो लोग जो स्टूडेंट्स म्यूज़िक लेके पढ़ रहे होंगे उनको वेल नोन, वो मेरे से अच्छा भी जान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है न्यूलैंड ने उसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे एलिमेंट्स को अरेंज किया एंड ही सेड कि एवरी 7th एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट वाले के जैसे होती है। जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के सिमिलर है, या फिर आप कह सकते हो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जो है वो बेरिलियम के क्या है, सिमिलर है। आप कहीं से भी ये जो है वो कर सकते हो। हाँ, बट ये जो है स्टार्टिंग में तो इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, बट लास्ट में ये भी जो आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव था ये भी फेल हुआ, बिकॉज ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे अप्लीकेबल था, यानी कि सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल था। उसके बाद के जो एलिमेंट्स आ रहे थे उसके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं था, वहाँ इसने अच्छे से वर्क नहीं किया। फिर जब ये अरेंजमेंट फेल हो गई तो आपके पास एक न्यू अरेंजमेंट आई, दैट इज़ द लोथर मेयर अरेंजमेंट। अब इन्होंने क्या किया था, लोथर मेयर ने कुछ नहीं किया था, एक ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। लोथर मेयर ने क्या किया था, एक ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया था, उस यहाँ पे उसने क्या लिया था, एटॉमिक वेट। और आई थिंक आपको पता है एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। और यहाँ पे क्या लिया था उसने, एटॉमिक वॉल्यूम उसने यहाँ पे लिया था। और उसके लिए उसने ग्राफ जब प्लॉट किया, सपोज करो उसने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया उनके बीच में, लाइक कुछ इस तरीके से ग्राफ उसका आ रहा था एज आपको जो है मैं बता रही हूँ। तो उसने जब इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया तो उसने क्या देखा, उसने ये चीज़ देखी कि जब इस तरीके का एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच पे वो जो है अपना जो है ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, तो उसने देखा कि जो सिमिलर एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है, वो कर्व के ऊपर सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब वो कर्व के ऊपर क्या सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसको हम देखते हैं। तो जैसे ये टॉप पीक आ रही थी, तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट थे, जो एल्कली मेटल्स थे, वो सारे क्या कर रहे थे, जो ये आपकी कर्व थी उसकी पीक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे। पीक का मतलब बिल्कुल टॉप वाली पोजीशन, जैसे कि आपका यहाँ पे आ गया लीना की रूबी संग फ्रेंडशिप, है ना, इस तरह से आप करते हो, तो ये टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरीके से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे, मतलब कि हेलोजेंस होते हैं, वो क्या कर रहे थे, कर्व की असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है कि उसके जैसे ये कर्व है ये बढ़ रहा है तो उसकी असेंडिंग पोजीशन, जैसे कि यहाँ से हम पहुँचे कि यहाँ पे जो है ये क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया। फिर अगला वाला जो कर्व ऊपर जा रहा है वहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। अगला वाला जो कर्व जा रहा है वहाँ पे क्या आ गया, आयोडीन आ गया। उससे अगले पे क्या आ गया, आपका एस्टाटाइन आ गया। इस तरीके से जो इनर्ट गैसेस थी वो कर्व की डिसेंडिंग पोजीशन ले रही थी। डिसेंडिंग पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि जैसे या आपके की डिसेंडिंग भी नहीं ले सकते, हेलोजेंस यहाँ पे आ रहे थे, मतलब जो आपके यहाँ पे जिसकी आपकी नोबल गैसेस क्या हैं, नियोन, ऑर्गन, हीलियम, ये सारी होती हैं। तो ये जो है अल्कली मेटल्स और हेलोजेंस के बीच में आ रहे थे। तो मीन्स लोथर मेयर की अरेंजमेंट में जब उसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी वो कर्व में सिमिलर पोजीशन क्या कर रहे थे, ऑक्यूपाई कर रहे थे। आपको एटॉमिक वेट जो है वो पता है, लेकिन होप सो आपको जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम भी पता हो। उसके लिए कुछ नहीं करना, बिकॉज आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एटॉमिक वॉल्यूम जो निकालने के लिए जो ग्राम एटॉमिक वेट है, जो कोई भी एलिमेंट होता है अगर इसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो उस एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक वेट है, उस ग्राम एटॉमिक वेट को अगर आप क्या करते हो, डेंसिटी से डिवाइड कर देते हो, तो वो जो वॉल्यूम आता है वो क्या आता है, आपका एटॉमिक वॉल्यूम आता है। और इसी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में लोथर मेयर ने क्या किया था, यहाँ पे इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया था। एंड ही सेड कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट होते हैं वो ग्राफ में क्या करते हैं, सिमिलर पोजीशन जो होती है वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक जैसी। जहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी यहाँ पे होती हैं। इस अरेंजमेंट के बाद हमारे पास एक नया आया जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा माना जाता है, दैट इज़ द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने क्या किया था, 1869 में उस टाइम के जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनको क्लासीफाई किया था। और उस टाइम जो है 63 एलिमेंट्स थे जो क्या थे, नॉन थे।
उनकी क्लासिफिकेशन का बेसिस जो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि मेंडलीफ ने क्या किया था कि अगर मेरे पास 63 एलिमेंट एट प्रेजेंट थे तो उन्होंने क्या किया था, 63 कार्ड्स लिए थे। क्या लिए थे? 63 कार्ड्स लिए थे और हर एक कार्ड्स के ऊपर उन एलिमेंट्स के नेम लिखे थे। फिर उसने क्या किया था कि जो भी आपका एलिमेंट उस टाइम नोन था उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसकी ऑक्साइड बनाई थी, एंड उस एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उसकी क्या बनाई थी, हाइड्राइड बनाई थी, क्योंकि कोई चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, एंड जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, हाइड्राइड बनाता है। फिर जो ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला आया उन्होंने एलिमेंट के साथ हर एक कार्ड पे उसका फॉर्मूला लिख दिया। देन उसने देखा कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास आपका क्या है, सेम ऑक्साइड फॉर्मूला है, उनको एक ग्रुप में रखा। जिनके पास सेम हाइड्राइड का फॉर्मूला है उनको एक ग्रुप में रखा। और इस तरीके से उसने क्या किया, जब सभी कार्ड्स को अरेंज किया तो उसने क्या देखा कि जो ये एलिमेंट हैं ये तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे क्या हो गए, अरेंज हो गए। क्या देखा उन्होंने कि उसने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स थे 60 थी वो कैसे अरेंज हो गए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज हो गए। तो इस बिहाफ पे जो मेंडलीफ थे उन्होंने अपना प्रोडिक्ट लॉ दिया। उन्होंने अपना प्रोडिक्ट लॉ क्या दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए प्रोडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये इंपॉर्टेंट है, जो मेंडलीफ का जो प्रोडिक्ट लॉ आता है वो आप जो है एज इट इज की स्टेटमेंट जो है वो लर्न करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने जो है तो वो 10th क्लास में भी किया हुआ है, तो आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा। एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि जो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रही हैं वो अरेंज हो रही हैं, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, वो उनका एटॉमिक वेट का प्रोडक्ट फंक्शन है। यानी कि अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो सर्टेन इंटरवल के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो सर्टेन इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होते हैं, दे आर नोन एज द प्रोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, प्रोडिसिटी बोलते हैं उनको। अब हमारे पास मेंडलीफ ने अपना 63 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज कर दिया। अब 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद जो भी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स थी, मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल की क्या करेक्टरिस्टिक थी, तो उसमें सबसे पहले क्या था कि मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास जो है वो 9 वर्टिकल कॉलम्स थे। क्या थे? 9 वर्टिकल कॉलम थे। उन 9 वर्टिकल कॉलम्स को मेंडलीफ ने क्या कहा था कि दे आर ग्रुप्स। आपको भी पता है कि प्रोडक्ट टेबल में जो है वो ग्रुप्स होते हैं। 9 वर्टिकल जो है कॉलम्स उसके टाइम में थे और उन्होंने 0 से लेके 8 तक किया था। 0 1 2 3 4 5 6 7 और जो है ये 8 थे। और फर्दर क्या किया था, उन्होंने इसको बाइफर्केट किया था ए एंड बी में, यानी कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, इस वजह से उसको सब डिवाइड उन्होंने किया था। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। जो 7 हॉरिजॉन्टल आपकी रोज थी, दे आर नोन एज द 1 to 7, और इनको उन्होंने क्या कहा कि ये हैं आपके पीरियड्स। तो मेन करेक्टरिस्टिक जो आपके मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल की थी वो ये थी कि उसके पास 9 वर्टिकल कॉलम्स थे 0 से लेके 8 तक, जिसको उसने ग्रुप कहा, और उसको उन्होंने फर्दर डिवाइड किया, सब डिवीज़न मेड किया ए एंड बी में। एंड आफ्टर डैट उसके पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। उन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला उन्होंने, पीरियड बोला, और उनकी नंबरिंग किस थी, 1 से लेके 7 तक। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक थे मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल के। नाउ लेट्स स्टार्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीफ प्रोडक्ट टेबल। सिग्निफिकेंस का मतलब कि जो मेंडलीफ ने अपना प्रोडक्ट टेबल दिया उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हुआ। तो यहाँ पे आपका आएगा सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस जो है मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल की हमारे लिए क्या थी। तो सबसे पहले क्या था कि मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल जब आया उससे हमें पता चल गया कि जो एलिमेंट थे उनकी एक तरीके से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगी। जितने भी आपके एलिमेंट्स थे क्या हो गया, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, सारे तो नहीं हुए लेकिन उस टाइम क्या थे, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनकी क्या होगी, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगी। एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो है वो अरेंज हो गए। उनकी फैमिलीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे जब हमने उनको अरेंज किया तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ से बहुत अच्छे तरीके से हो गए। बिकॉज क्या था कि
एक जो ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक जैसी आ रही थी, तो हमें उनको ईजी हो गया लर्न करने में। दूसरा क्या था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अब मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल की सबसे अच्छी बात ये थी कि जब उसने जो है एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जो अरेंजमेंट थी वो किसके बिहाफ पे की थी, एटॉमिक वेट के बिहाफ पे उसने जो है वो अरेंजमेंट की थी। तो जब उसने क्या किया कि मेंडलीव ने क्या किया, जिस टाइम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो उसने बीच बीच में क्या किया, कुछ ब्लैंक स्पेसेस क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। इट मीन्स क्या है कि कोई अननोन एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे आने हैं, उनका जो एटॉमिक मास होगा वो ये होगा और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी ये होगी, सब कुछ उसने जो है छोड़ा। तो उसने जो है जो जगह छोड़ी थी उसमें एल्युमिनियम से पहले एक एल्युमिनियम, तो वहाँ पे गैलियम आया, एक का सिलिकॉन, सिलिकॉन से एक आगे तो वहाँ पे आपका सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम आया था। तो इस तरह से वहाँ पे उसने ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे जो कि आने वाले जो न्यू कमर्स थे उनके लिए एक जो है अच्छी अप्रोच थी कि वो उस विहाब पे जो है अपनी बिना टाइम वेस्ट किए उस वे में डिस्कवरी करके वहाँ पे नए एलिमेंट्स को डिस्कवर कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंस था करेक्शन ऑफ डाउटफुल वेट। जो करेक्शन की थी उसने डाउटफुल एटॉमिक वेट में, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी जो एटॉमिक वेट में क्या था, थोड़ा सा जो है आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ये ज़्यादा है या कम है या कैसा है, तो उसकी भी करेक्शन इसने की थी। जैसे कि जो बेरिलियम था, बेरिलियम को जो एटॉमिक वेट, बेरिलियम का सिंबल आपको पता है BE, उसको जो एटॉमिक वेट असाइन किया गया था दैट था 13.5 एंड इसको जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो है वो पुट किया गया था। तो वहाँ पे जो है कोई भी वैकेंट स्पेस अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मेंडलीव ने वहाँ पे भी करेक्शन करी और इसको प्रॉपर पोजीशन दी। तो ये तो सिग्निफिकेंस हो गया। अब आता है लास्ट में डिफेक्ट्स क्या क्या थे। डिफेक्ट्स का मतलब क्या है, कमियां, कि जो मेंडलीव का प्रोडिक्ट लॉ था उसमें डिफेक्ट क्या थे। डिफेक्ट ये था कि एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आज तक कॉन्ट्राडिक्शन में है, अभी भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ये मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल की नहीं, ये आज की प्रोडक्ट टेबल की भी जो है प्रॉब्लम है। दैट इज़ द एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, की जो हाइड्रोजन है उसको डिफरेंट पोजीशन दी गई कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हेलोजन्स के साथ भी क्या करती है, मैच करती है। तो जब इसकी प्रॉपर्टी दोनों के साथ मैच करती है तो ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं हुआ कि हम हाइड्रोजन को कहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सेकेंडली जो है इसकी जो डिफेक्ट है वो क्या है, एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। एनॉमलस पेयर का मतलब क्या है कि डिफरेंट की, जैसे कि उसने क्या किया था, जितने भी आपके ग्रुप थे उन ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया था। सब ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप में उसने 2 एलिमेंट्स रखे थे, तो कुछ प्लेसेस पे क्या किया था, अगर मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे था, मतलब जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा आएगा वो बाद में आएगा, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो पहले आएगा। लेकिन कुछ एक जगह ऐसा हुआ था कि जिनका एटॉमिक वेट कम था वो बाद में आए और जिनका एटॉमिक वेट पहले था वो क्या मतलब ज़्यादा था वो पहले आ गए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऑर्गन और पोटेशियम का, तो उस केस में क्या था कि ऑर्गन जो है, ऑर्गन का एटॉमिक वेट क्या था 39.9 और जो पोटेशियम था उसका एटॉमिक वेट था 39.1। तो जिस टाइम अरेंजमेंट हुई वहाँ पे पहले ऑर्गन आया और बाद में पोटेशियम आया। लेकिन अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम है तो पोटेशियम पहले आना चाहिए था और ऑर्गन बाद में आना चाहिए था। लाइक यही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा, वहाँ पे कॉपर और निकल के केस में कुछ ऐसा हुआ था तो वहाँ पे ये पुटअप हुआ था। उसके अलावा एक थर्ड जो डिफेक्ट था वो क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आपने आइसोटोप पढ़ा हुआ है। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स आपके होते हैं एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सब का जो मास होता है ना वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर मेंडलीव का जो प्रोडक्ट टेबल था वो मास के अकॉर्डिंग था तो हर एक आइसोटोप को क्या मिलनी चाहिए थी, डिफरेंट प्लेस मिलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। सभी आइसोटोप्स को जो है पोजीशन वहाँ पे नहीं दी गई। उसके अलावा मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में एक ये भी आया था, डिफेक्ट ये आया था कि कुछ जगह पे जो आपके डिससिमिलर एलिमेंट थे, डिससिमिलर एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी नहीं थी, उन डिससिमिलर एलिमेंट को
क्या किया गया था, सेम ग्रुप में पुट किया गया था, जो कि बिल्कुल तरीके से जो है वो क्या था, गलत था। यानी कि डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, जैसे कि उसने सर्टेन प्लेसेस पे जो कॉपर है एंड जो मरकरी है उनको सेम ग्रुप में रखा, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों की क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से जो लिथियम पोटेशियम वाला ग्रुप था उसके अंदर उसने गोल्ड को रखा, सिल्वर को रखा, जबकि गोल्ड सिल्वर क्या है, क्वाइनेज मेटल है। क्वाइनेज मेटल का मतलब जो क्वाइंस बनाने में यूज़ होते हैं, सिल्वर का फॉर्मूला होता है सिंबल Ag। तो ये उसने डिसिमिलर एलिमेंट्स को रखा। एंड जो लास्ट वाला डिफेक्ट था मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल में, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड, कि जो आपके लैंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स थे उनको मेन फ्रेम प्रोडक्ट टेबल में कोई जगह नहीं मिली, वो जो है नीचे पुट अप थे। तो ये तो आज के टाइम में भी ऐसा है कि अभी भी जो है मेन फ्रेम प्रोडक्ट टेबल में जो आपके लैंथेनॉइड्स हैं एंड जो एक्टिनोइड्स हैं उनको कोई भी पोजीशन नहीं मिली हुई है। तो आज हमने जो है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो प्रोडक्ट टेबल का किया हुआ है प्रॉपर्टीज़ से लेके। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एक नया प्रोडक्ट टेबल, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल करेंगे और फिर उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो होप्स तो समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट स्टिल आप साथ के साथ करेंगे तभी आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ बहुत सारा सिलेबस अभी इकट्ठा हो जाएगा, देन आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कोई भी क्वेरी है आप इसे कभी पूछ सकते हैं। एंड आप जब भी वीडियो देखेंगे प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद एक बार मेरे को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे जो है सीरियस होकर स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।